बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ़, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं मुंतज़िर टीवी। तो आज हम जो है ना फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से एक जो टॉपिक हमारा है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आइसोटोप्स हम पढ़ रहे थे, तो उससे नेक्स्ट जो है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या है, इससे पहले एक जो है रिलेटिव अबंडेंस के बारे में आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। तो रिलेटिव अबंडेंस जो है ना, ये परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप्स इन द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। तो आज जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम पढ़ेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो हैं वो एग्जैक्ट मैसेज ऑफ एन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हम आइसोटोप्स की इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ कंपाउंड जो है वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्किंग करती है? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, इन दिस टेक्निक ए सब्सटेंस इज फर्स्ट वेपोराइज्ड then ionized with the help of high energy beam of electrons. The gaseous positive ions thus obtained are separated on the basis of their m/e ratio and recorded in the form of peak. अच्छा, ये अब इसकी वर्किंग या प्रिंसिपल जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले काम क्या है कि जो आपके पास सब्सटेंस है उसको पहले क्या करना है, वेपोराइज करना है। अगर तो वो सॉलिड में है या लिक्विड में है तो उसको पहले हम वेपोराइज करेंगे, फिर उस सैंपल को जो है वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। अगर तो वो गैस फॉर्म में ऑलरेडी है तो फिर उसको वेपोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वेपोराइज करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो इंजेक्ट करने के बाद वो वेपोराइज फॉर्म जो है सब्सटेंस की, उसके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसकी बम्बार्डमेंट करेंगे। तो बम्बार्डमेंट क्यों करते हैं? उस सैंपल को आयोनाइज करने के लिए। ठीक है, पहले वेपोराइज करते हैं फिर उसकी आयोनाइजेशन करते हैं। किससे? हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फॉल करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है, मतलब क्या, आयन में आ जाता है। कौन से आयन आते हैं? पॉजिटिव आयन आते हैं। उसके बाद वो गैसियस पॉजिटिव आयन जो हैं वो हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाते हैं उस सैंपल के। अब उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट किस बेस पर करेंगे? m/e रेशो पर, मास टू चार्ज रेशो की बिना पर उनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद उन जो सैंपल है, जो आयंस है, उनको जब सेपरेट कर लेते हैं तो उनको रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक, और पीक की फॉर्म में वो हमारे पास एक उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस वर्किंग के अंदर पहली चीज़ क्या होती है? वेपोराइजेशन होती है। दूसरी क्या है? आयोनाइजेशन होती है। उसके बाद वो जो आयन हासिल हो जाते हैं उनको एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि उनको आगे भेजा जाता है, उनकी मूवमेंट करवाई जाती है कोई ना कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट या एसेसरीज इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उनकी डिफ्लेक्शन करते हैं, और उसके बाद जो है एंड पे हमारे पास रिकॉर्डिंग आ जाती है। मतलब क्या है कि आयन की जो है वो कलेक्शन होती है। तो हमारे पास जो है ना ये मास स्पेक्ट्रम एक्चुअली जो है वो क्या है, हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट मतलब कि जब वो रिकॉर्ड आयन हो जाते हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, तो एक हमारे पास जो है उनका रिजल्ट आ जाता है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक नियॉन गैस है, नियॉन का हमने सैंपल लिया और उसको मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर गुजारा, वेपोराइज किया, आयोनाइज किया, फिर उसको जो है ना आयन कलेक्टर पे इकट्ठा किया। तो हमें पता है, हम पहले भी जान चुके हैं कि नियॉन जो गैस है इसके 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन 1020, नियॉन 1021 और नियॉन 1022। 10 एटॉमिक नंबर है और 20, 21, 22 जो हैं वो इनके मैस नंबर हैं। तो हमारे पास ये एक मैस स्पेक्ट्रम आता है किसका, नियॉन का आता है कि एक्स एक्सिस पे जो है वो मैस टू चार्ज रेशो लेते हैं और वाई एक्सिस पे जो है वो इनकी रिलेटिव अबंडेंस होती है। रिलेटिव अबंडेंस से मुराद है कि कोई इसका कौन सा आइसोटोप्स जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है नियॉन के मिक्सचर में। ठीक है, तो जब हमारे पास इसका रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट जो है ना वो पीक की फॉर्म में आया। तो जिसकी पीक ज़्यादा होगी उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो ज़्यादा होगी और जिस आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है। तो नियॉन 1020 जो है उसकी उस सैंपल के अंदर जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 90.92% है। ठीक है, और नियॉन 1021 जो है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 0.275% और नियॉन 1022 जो है उसकी रिलेटिव अबंडेंस 8.82% है। ठीक है, तो ये नियॉन के मिक्सचर में इसके जो 3 आइसोटोप्स थे उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो डिफरेंट आती है। तो सबसे ज़्यादा जो है रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 90.92% है किसकी, नियॉन 1020 की। तो ये रिलेटिव इसकी अबंडेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल भी है। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो हैं स्पेक्ट्रोग्राफ जो हैं वो इस्तेमाल होते रहे हैं। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है वो स्पेक्ट्रोग्राफ जो है उनकी इन्वेंटरी की, उनको डिस्कवर किया और उनको इस्तेमाल किया। तो पहला जो है वो है ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है इसको FW ऑस्टन ने जो है 1919 के अंदर जो है इसको उसने डिस्कवर किया और इसको इस्तेमाल किया। तो उसके नाम पर जो है ये एक साइंटिस्ट था ऑस्टन, उसके नाम पर इसका नाम जो रखा गया है ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। इस तरह दूसरा जो है वो डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। इसको जो एक साइंटिस्ट था AJ डेम्पस्टर ने जो है वो 1918 के अंदर जो है इसको उसने डिस्कवर किया और इसको यूटिलाइज किया, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। उसके बाद है मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, अगर हम डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को लें और उसके अंदर 2 चीज़ों का इजाफा कर दें, 2 एसेसरीज़ का इजाफा कर दें, एम्पलीफायर का और रिकॉर्डर का, तो उसको मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो एक जो ग्लास ट्यूब है ना, शीशे की एक ट्यूब जो है वो ली, उस ट्यूब के अंदर पहली चीज़ जो है वो क्या है, इनलेट है। इनलेट से जो सैंपल होता है ना हमारे पास गैसियस फॉर्म में उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनलेट से सैंपल जो है ना वो गैसियस फॉर्म में इसके अंदर इंटर होता है। उसके बाद आगे जो है ना वो फिलामेंट लगा होता है, हीटेड फिलामेंट। ये सैंपल जो है जो वेपर फॉर्म में होता है, जब ये इंजेक्ट होता है तो आगे हीटेड फिलामेंट जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करता है और इसको क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज कैसे करता है कि इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर हीटेड फिलामेंट की बम्बार्डमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे निकल जाते हैं। तो पीछे जो क्या रह जाते हैं, आयन रह जाते हैं। कौन से आयन, पॉजिटिव आयन रह जाते हैं। वो पॉजिटिव आयन जो है उससे आगे जो हीटेड फिलामेंट से आगे जो है ना नेगेटिव ग्रिड लगा होता है, इसके ऊपर जो है वो चार्ज होता है। तो पॉजिटिव आयन को जो है वो अपनी तरफ तेज़ी से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो एक्सेलरेटर प्लेट लगी होती हैं।
एक्सेलरेटर प्लेट का काम जो होता है कि इन पॉजिटिव आयन को जो है एक स्ट्रीम की फॉर्म में इनको आगे एक्सेलरेट करना। अगर ये एक्सेलरेटर प्लेट ना लगी, क्योंकि इन एक्सेलरेटर प्लेट के अंदर जो है ना स्लिट लगी होती हैं जो कि इनको एक स्ट्रीम की फॉर्म में पास करवाती। उसके बाद आगे जो है इसके अंदर मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट का काम क्या है कि इनकी डिफ्लेक्शन करना, ठीक है, इनकी मैस के बुना पर इनको अलग अलग करना, इनको सेपरेट करना। उसके बाद आगे डिटेक्टर लगा होता है, तो डिटेक्टर जो है वो इनको आगे कलेक्ट करता है और रिकॉर्डर पे जाती है और एक हमारे पास रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, ये अलग अलग जो है वो हम पहला काम जो है वो है वेपोराइजेशन होती है, ठीक है। जो सैंपल हम इंजेक्ट कर रहे हैं उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या गैसियस फॉर्म में उसको लेकर आना है, अगर वो लिक्विड है या सॉलिड है। अगर तो वो सैंपल लिक्विड है तो लो प्रेशर जो है वो यूज़ करते हुए उसको वेपोराइज करेंगे, ठीक है। अगर वो सैंपल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो फिर इसको हीट करेंगे ओवन के अंदर और उसको वेपोराइज कर देंगे। और जो प्रेशर हम रखेंगे वो रखेंगे 10⁻⁶ to 10⁻⁷ टॉर, इतना जो है वो कम प्रेशर रखेंगे और इनको वेपोराइज करेंगे। अगर वो सैंपल जो है वो सब्सटेंस ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है तो फिर उसको जो है वो वेपोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है वो है आयोनाइजेशन, ठीक है। जो सैंपल हमने गैसियस फॉर्म में उसके अंदर इंजेक्ट किया उसको क्या करना है, आयोनाइज करना, उसके आयन बनाने। तो एटम या मॉलिक्यूल जो हैं उस सैंपल के, उनके ऊपर क्या करना, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको फॉल करवाना है, उनकी बम्बार्डमेंट करनी है। तो वो एटम या आयन जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है कि उनसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाएंगे और वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन। अब वो जो पॉजिटिव आयन हासिल हुए हैं उनको क्या करवाना है, एक्सेलरेट करवाना, उनको आगे मूव करवाना है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि नेगेटिव ग्रिड जो है इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, करंट देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम करंट दे रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतने आयन वो तेज़ी से एक्सेलरेट करेंगे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसकी रेंज जो है वो 500 से 2000 वोल्ट है, ठीक है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाएंगे, 500 वोल्ट, 600, 700 वोल्ट बढ़ाते जाएंगे तो वो आयन जो है तेज़ी से एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ फोकसिंग स्लिट भी जो लगी होती हैं या एक्सेलरेशन प्लेट भी लगी होती हैं। फोकसिंग स्लिट या उन प्लेट का काम क्या होता है कि वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या बीम ऑफ जो आयन है उनको एक स्ट्रीम के अंदर एक बीम के शक्ल में उनको आगे एक्सेलरेट करना। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी उन पॉजिटिव आयन की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन के बाद काम क्या है, डिफ्लेक्शन का। तो डिफ्लेक्शन कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसको H से ज़ाहिर किया गया वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो परपेंडिकुलर इस्तेमाल होगा। ये पॉजिटिव आयन जा रहे हैं तो ये ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगा कि उनको डिफ्लेक्ट करेगा, उनको सेपरेट आउट करेगा, ठीक है, मैस टू चार्ज रेशियो की बिना पर उनको अलग अलग करेगा। तो जब उनकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी उसके बाद क्या है, आगे उनकी कलेक्शन होगी। मतलब वो आयन जो डिफ्लेक्ट हुए हैं उनको क्या करना है, उनकी कलेक्शन करनी है। तो जो कलेक्शन हम करते हैं उसके लिए तीन डिटेक्टर हैं या तीन इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो लगे होते हैं। डिटेक्टर भी उसको कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं और उसको आयन कलेक्टर भी कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, उन आयन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे।
जब वो आयन जो है वो आयन कलेक्टर के ऊपर फॉल होंगे, ठीक है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी जिसकी वजह से करंट पैदा होगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्पल्स पैदा करेंगे। तो जितनी इम्पल्स ज़्यादा होगी उतना करंट जो है वो ज़्यादा पैदा होगा, ठीक है, और जितना करंट ज़्यादा पैदा होगा उतनी जो है उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपकी बुक में जो है एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखी गई है, ठीक है, वो क्या है, m/e मास टू चार्ज रेशो इज इक्वल टू h² r/e। तो यहाँ पे h जो है इससे मुराद है मैग्नेटिक फील्ड और r जो है इसका मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, e से मुराद है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और m/e जो है ये मास टू चार्ज रेशो होती है, ठीक है। तो मास टू चार्ज रेशो जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के रेडियस के। जितना मास टू चार्ज रेशो ज़्यादा होगा उतना रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। उसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड h जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के इफ़ e इज़ कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना रेडियस जो है वो कम होगा। अगर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि उतने वो आयन जो हैं वो चक्कर मतलब कि दूर जाके, दूर से मुराद है कि उतना उनका रेडियस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मास टू चार्ज रेशो की बिना पर जो है ना वो आयन आगे जाके आयन कलेक्टर के ऊपर फॉल करेंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर ना जो चार्ज होता है वो +1 होता है और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं H11, H12 और H13 जो है। तो इनका जो है वो चार्ज तो सेम होगा लेकिन इनका मास जो है वो डिफरेंट होगा। तो जितना जो है वो इनके मास टू चार्ज रेशो की बिना पर आयन जो है वो तरतीब से जो है वो गिरते जाएंगे। तो जितना ही इनकी जो है वो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो ज़्यादा होगी उतने ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में था। इसके रेलिवेंट अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये मेरा जो चैनल है मुंतज़िर टीवी, इसको आप सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें और चैनल को जो है वो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपका हामी और नासिर।